नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट के जरिए। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम सबसे पहले आपको बताएंगे ज्वार की खेती के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में आपको बताएंगे कि कैसे ऊंट के दूध से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। और साथ ही कामयाब किसान में मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान गिरिराज अग्रवाल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ज्वार के बारे में। जी हाँ, ज्वार जिसका नाम आते ही इसे एक मुख्य पशु आहार के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मोटे अनाजों की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से अब ये हमारे आहार में भी शामिल हो गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं ज्वार की खेती के बारे में। जब मोटे अनाज की बात की जाती है तो ज्वार का नाम भी लिया जाता है। हमारे देश में पशुपालक इसे पशु चारे के रूप में उगाते हैं, लेकिन इसमें पाए जाने वाले पौष्टिक गुणों के कारण अब ये हमारे आहार में भी शामिल होता जा रहा है। इसीलिए किसान अब इसकी खेती में रुचि ले रहे हैं। वैसे तो इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकासी वाली व भारी मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। भारत में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है। वैसे तो ये खरीफ मौसम की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे रबी के दौरान भी बोया जाता है। इसकी उन्नत किस्में हैं अगेती, CSH1, CSH6, CSH14, CSH17, मध्यम CSH5, CSH9, CSH10, CSH11, CSH13, CSH16। इसकी बुआई आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में की जाती है। इस समय मौसम अनुकूल होता है और इसकी खास देखभाल की जरूरत नहीं होती। सही उत्पादन मिले इसके लिए किसान बाली निकलते समय और दाना भरते समय सिंचाई का खास ख्याल रखे। वहीं फसल को बीमारियों से बचाने के लिए ये कदम उठाए। फसल में अगर अरगट या शर्की जैसी बीमारियों के लक्षण दिखे तो उस पौधे को उखाड़कर अलग कर दे। ज्यादा प्रकोप होने पर उचित दवा का छिड़काव करे। ज्वार में माहू कीट की रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC दवा के घोल का छिड़काव करे। स्मट रोग ज्वार से रोकथाम के लिए बीजोपचार अवश्य करे। फसल में दवा का इस्तेमाल हमेशा विशेषज्ञ की सलाह पर ही करे। बुआई के करीब 110 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। ज्वार की फसल पकने पर भुट्टे के हरे दाने सफेद या पीले रंग में बदल जाते हैं। भुट्टों में दानों के अंदर जब नमी घटकर 20% तक रह जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। संकर ज्वार में फसल पकने तक पौधे हरे बने रहते हैं, इसलिए खड़ी फसल से भुट्टों की कटाई हंसियां या दराती से करें। बाकी फसल को चारे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। दाना आमतौर पर अक्टूबर के अंत तक पक जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। आमतौर पर इसका उपयोग हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए किया जाता है, लेकिन इसके गुणों और इसमें छुपे पोषक तत्वों की बात की जाए तो अब ये हमारे आहार में शामिल होता जा रहा है। ज्वार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। इसके अलावा लोग ज्वार को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वार को चावल के स्थान पर उपयोग में लाकर बिस्किट, कुकीज या अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ज्वार में 25 से 50% गेहूं को मिलाकर डबल रोटी बनाई जा सकती है। ज्वार को बांस के प्रशोधन में भी प्रयोग किया जा सकता है। सूखी व पिसी हुई ज्वार से शरबत या सिरप बनाया जा सकता है। ज्वार को शराब या अल्कोहल बनाने और किण्वन के काम में लाया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो इन मोटे अनाज की उपज लेकर न सिर्फ पशु चारे की समस्या से निजात पाई जा सकती है, बल्कि इसे अपने पोषण आहार का हिस्सा बनाकर कुपोषण से भी लड़ा जा सकता है। इसके बढ़ते उपयोग से कहीं कहीं किसानों के लिए भी लाभ का दायरा बढ़ेगा।
तो ज्वार की व्यावसायिक खेती से जुड़ी ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। ऊंटों की लगातार गिरती संख्या एक चिंता का विषय है, लेकिन इसके पीछे कई तरह की दलीलें दी जाती है। लेकिन आज का युवा इन तमाम दलीलों के पार जाकर लोगों को ऊंट पालन के बारे में न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि ऊंट के दूध से कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ भी ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक युवा से। ऊंट यानी राजस्थान या कहे राजस्थान यानी ऊंट, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है। बावजूद इसके अब ऊंटों की संख्या कम होती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 में की गई पशुगणना के अनुसार भारत में इनकी तादाद 4 लाख के करीब थी, जो घटकर 2019 में सिर्फ 2.5 लाख रह गई है। राजस्थान में इनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी इनकी संख्या 3,26,000 से घटकर अब 2,13,000 रह गई है। जबकि हमारे यहाँ ऊँटों की कई नस्लें पाई जाती है और ये कई तरह के काम करने में सक्षम है। इसके अलावा इनका दूध पोषण से भरा होता है। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुण। ऊँट के दूध का पीएच 6.4 से 6.7 होता है। दूध में 87 से 90% तक पानी होता है। इसमें 2.15 से 4.1% तक प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन की मात्रा गाय और ऊंट दोनों के दूध में समान होती है। ऊंट के दूध में विटामिन ए काफी पाया जाता है। इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है। कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊंटनी का दूध नवजात बच्चों के लिए पूर्ण पोषण देने में सक्षम है। इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर हितेश राठी ने आद्विक नाम से स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वो ऊंट, बकरी और गधी के दूध से कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। हितेश इंजीनियर की डिग्री लेकर कुछ साल तक जॉब में थे, लेकिन राजस्थान में ऊंट के हालात ने उन्हें प्रभावित किया और वो नौकरी छोड़ इसी दिशा में काम करने लगे। इस समय वो कितने तरह के उत्पाद बना रहे हैं और सरकार से उन्हें किस तरह की सहायता मिली, इन तमाम विषयों पर बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। तो हमारे साथ आज हैं हितेश राठी जी, जो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का काम छोड़ करके और स्टार्टअप स्टार्ट किया। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, ये जानते हैं। नमस्कार हितेश जी, आपका नमस्कार। नमस्कार हितेश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और आपने इंजीनियरिंग का काम छोड़ करके और स्टार्टअप में ज्वाइन किया है। स्टार्टअप में आने का पीछे आपका उद्देश्य था, क्या था, और आपने यूनिक मिल्क को ही क्यों चुना? बिल्कुल, धन्यवाद। तो मैं वैसे सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद में मैं करीब 3 साल मैंने जॉब किया था। तो कुछ नया करने का, कुछ अपना शुरू करने का माइंड में स्टार्टिंग से ही था। जब कॉलेज टाइम से ही था तो थोड़ा सा राइट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा था। अभी जैसा कि आपने कहा कि यूनिक मिल्क क्यों चूज़ किया, कि मतलब हमने कैमल मिल्क से शुरुआत की थी। मैं खुद बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे हमें एक ये अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे कि ये मिल्क जो है इंडिया में अभी काफ़ी मतलब लोग अनअवेयर हैं इसके बारे में, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको ट्राई करके देखता हूँ, तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया आद्विक।
तो इसे करने में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और सरकार से क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हैं? देखिए, कोई भी काम करते हैं अपन तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती है, और वो उसी का पार्ट होता है कि जैसे आप कैसे उन परेशानियों से आगे बढ़ते हैं। तो जैसा बाकियों के केस में था वैसा ही हमारे केस में था, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे अवेयरनेस की है वो कैमल मिल्क की अभी भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैमल मिल्क के क्या फ़ायदे हैं, कैसे वो लोगों को हेल्प पहुंचाता है। तो उस डायरेक्शन में हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार से मदद की बात है, जैसे देखिए आप ये जो इवेंट आप देख रहे हैं, तो हमारे जैसे स्टार्टअप्स को एक मौका मिलता है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ डिस्प्ले कर सकें। उसके अलावा सरकार ने हमें जैसे स्टार्टअप इंडिया वाली जो स्कीम है उसमें भी हमें काफ़ी लाभ मिला है। हमें जैसे हम कहने का मतलब कि आपको लोन लेने में सुविधा होती है, आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम है सरकार की। तो ऐसे कई सारे सरकार ने प्रोग्राम और स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे स्टार्टअप्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपने जैसे कहा स्कीम्स और प्रोग्राम्स, इसके साथ साथ मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पॉलिसीज़ भी बहुत सारे अच्छे फ्लैक्सिबल किए हैं, जिसमें आप एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ को बाहर अपने इन्हांस करके बाहर भेज सको, एक्सपोर्ट कर सको और अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लोगों तक पहुँचा सको, सस्टेन कर सको और आर्थिक सहायता आपको कहाँ कहाँ से मिल पाए। सिर्फ सरकार ही नहीं, बैंक और इन सब से बाहर से भी आप लोगों को मिले। बाकी इस पे और ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं कि और क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, जहाँ तक आपने एक स्कीम की बात की, मैं एक स्कीम के ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ MOFPI की PLI स्कीम अभी सरकार ने लॉन्च की, जिसके अंदर में आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग ओवरसीज़, जैसे आपने कहा ना ग्लोबल मार्केट का, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसके अंदर में आप जितना बाहर स्पेंड करते हैं उसका 50% जो है मार्केटिंग का, वो सरकार आपको रिम्बर्स करेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका जो उद्देश्य है लोकल मतलब इंडियन ब्रांड्स को ग्लोबल ले जाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और वी आर लकी कि हम उसके सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट हैं। हम उसके ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत के जो हमारा जो ब्रांड है उसको पूरे देश भर में नहीं, विदेश भर में सब जगह उसका नाम करें। वोकल फॉर लोकल, आप अपने जो लोकल चीज़ें हैं, जैसे हमारे राजस्थान का जो पहचान है ऊँट, उसके मिल को आप बाहर ले जाना चाहेंगे, तो ये करने में आपको किस तरह का सहायता और मिल रहा है? लोकल लोगों से भी, वहाँ के किसानों को आप किस तरह से आप लोग भी सहायता कर रहे हैं ताकि उनके दूधों को आप अच्छे उचित दाम सकें? देखिए, ये हमारी जो कंपनी है आद्विक, इसे करीब 6-6.5 साल हो गए। हमारी मतलब इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो कैमल मिल्क के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा मिले और कंज्यूमर तक, हम दूर दराज के कंज्यूमर तक पहुंच सकें। तो इससे मतलब हमारा सबसे एक मतलब बिजनेस के अलावा जो एक एंगल था कि जैसे कैमल फार्मर्स और कैमल्स, जो कैमल की पॉपुलेशन है वो रेगुलर डिक्लाइन की तरफ है। तो मे बी कि जैसे हमारे इस प्रयास से कुछ हद तक कि लोग कैमल्स के बारे में जानने लगेंगे, कैमल मिल्क के फ़ायदे जानने लगेंगे, तो ऊँट पालकों को और ऊँट की जनसंख्या जो है वो बचाई जा सकेगी। ये हमारा उद्देश्य है। ऊँट के साथ साथ और कौन सा स्पेशल मिल्क है जिस पे आप लोग फोकस किए हुए हैं और उसका फ़ायदा उन किसानों को मिल रहा है? देखिए, हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कैमल मिल्क से। वो करीब हमें मतलब 6-6.5 साल हो गए। 3 साल पहले हमने करीब जो गोट मिल्क के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे मार्केट में, तो उसमें हमारे मिल्क पाउडर, कॉस्मेटिक्स, ये सब कुछ आइटम्स हैं। और अभी रिसेंटली हमने डोंकी मिल्क पाउडर के ऊपर भी हमने काम करना चालू किया है। तो अभी डोंकी मिल्क पाउडर को हम मार्केट में लॉन्च किया है हमने। तो ये थी ऊंट के दूध से बने कई तरह के उत्पादों और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पशुओं से अगर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी है कि मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन किया जाए। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है।
अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं अब आपको एक सफल किसान से जो आज कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। जी हां, रासायनिक खेती के कारण जिस तरह से दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मानव स्वास्थ्य पर हो या फिर पर्यावरण को, इसे देखते हुए आज के कई प्रगतिशील किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं गिरिराज अग्रवाल से जो गौ आधारित खेती कर रहे हैं और आज दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। खेती हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। लंबे समय से धरती को जोतकर हम अन्न उपजा रहे हैं, जिससे जीवन को आसान बनाया जा रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ हमारी खेती करने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से न सिर्फ पर्यावरण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बल्कि हमारा भी। इसीलिए वर्तमान और भविष्य के दुष्परिणामों को देखते हुए किसान एक बार फिर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। हमारे आज के कामयाब किसान गिरिराज भी कुछ ऐसे ही है, जो न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बल्कि बाकी किसानों को भी इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज अग्रवाल जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। गिरीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो सोच है हमारी पुरानी पद्धति को आगे करना, और ख़ास करके पोस्ट कोविड के बाद जो एक वो आया है कि लोगों के अंदर काफ़ी तरह की परेशानी दिखी, जिससे उनके इम्यून सिस्टम में कमी आई, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, उसके लिए आप लोग युवा प्राकृतिक खेती की तरफ किस तरह से सोच रहे हैं? जी सर, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे जो सम्मानीय यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनका भी एक जो विज़न है, हम उस विज़न को लेकर चल रहे हैं। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जो कोविड के अंदर सभी ने ये आज महसूस किया, एहसास किया कि इंसान की प्रतिरोधक क्षमता ही है जो से अनेक तरह की बीमारियों को से बचा सकती है। हम इसमें अभी जुड़कर, हम अभी छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम उनको जैविक खेती और गो आधारित खेती को करने पे हम जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, ताकि लोगों को उत्पाद अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ उत्पाद मिले। तो इस संबंध में हम जो गौशालाएं हैं, गौ माता है, हमारी इंडियन जो देसी गाय है, भारतीय देशी गाय है, जो जिसके प्रोडक्ट्स को हम गौशालाओं के थ्रू किसानों को हम वितरित करने में भी उनका एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है, ऑर्गेन इंडिया। इसमें जैसे जो छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक इस तरीके के हेल्थ प्रोडक्ट्स को बनाया है। और चूँकि भारत सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है, जो छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे फार्मर्स को प्रमोट कर रही हैं और इस तरीके के एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसके अंदर हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम इसमें कोशिश ही कर रहे हैं कि कुछ नए उत्पाद, उत्कृष्ट उत्पाद हम विश्व के मानक स्तर के आधार पे हम पूरे बाजार में इसको एक अच्छा बाजार उपलब्ध हो,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इस मुहिम के साथ जोड़ सकें। गिरिराज मानते हैं कि ऑर्गेनिक औषधि उत्पाद समय की मांग है। अगर किसान इस बात को समय रहते समझ लेते हैं तो उन्हें अच्छा बाजार मिल सकता है। गिरिराज खुद करीब 10 सालों से गौ आधारित खेती कर रहे हैं, जिसमें औषधीय पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे वो कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। ऑर्गेनिक इंडिया में हम पिछले 10 वर्षों से गौ आधारित जैविक खेती भी कर रहे हैं, जिसमें हम किसानों के साथ एक क्लस्टर बना रहे हैं और हम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को, जो हमारे भारतीय आयुर्वेद जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी एक अपनी पहचान बना चुका है, जिस तरह योगा ने पहचान बनाई, एक योग दिवस बना, उसी तरीके से हम भारतीय आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में प्रचारित करने के लिए मेडिसिनल फार्मिंग, वो भी ऑर्गेनिक गो आधारित करने की हम और उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो उसमें हमने भी कुछ, जैसे गुलाब आप देख रहे हैं, गुलाब हमने रोज़ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए एक आयुर्वेदिक बहुत मेडिसिनल उत्पाद के रूप में काम आ रहा है, उसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। मिश्री गुलकंद है, गुलाब जल है, शरबत है, और इम्यूनिटी हमने जैसे भी इसी कोरोना काल को देखते हुए डेवलप की है, जिसमें 14 तरह की जड़ी बूटियों से मिक्सचर से हमने हर्बल टी बनाई है, जो आप दिमाग से लेके दिल तक, आपके लंग्स, सभी चीज़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है। कुछ इसी तरीके के उत्पाद हम लेके आ रहे हैं इस श्रृंखला में। गिरिराज जी का एक और लक्ष्य है, वो किसानों को पानी की महत्ता समझाते हैं कि किस तरह से कम पानी, कम संसाधन में भी बेहतर उत्पादन लेना संभव है। इसके लिए वो किसानों के बीच माइक्रो इरिगेशन की विधियां और उससे होने वाले लाभ बताते हैं। पिछले 25 वर्षों से हम किसानों को माइक्रो इरिगेशन के रूप में भी हम काम कर रहे हैं। इसमें हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स, जो जल का श्रेष्ठ प्रबंधन, कम बिजली के अंदर, कम लेबर के अंदर प्रबंधन हो सकता है, कुशल प्रबंधन के साथ हम किसानों के साथ हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स भी देते हैं। इसमें भी भारत सरकार की आपको जानकारी देना चाहूँगा, बहुत अच्छी सब्सिडी है सभी स्टेट्स में। किन्हीं स्टेट्स में 90%, 100% तक भी सब्सिडी मिलती है। तो ये भी एक, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए, छोटे युवा उद्यमियों के लिए, महिला आधारित उद्योगों के लिए भारत सरकार और जो विभिन्न तरह के शासन है वो बहुत सहयोग कर रहे हैं और प्रमोशन में बहुत आगे बढ़ने में काम दे रहे हैं, और ये भारत की निश्चित रूप से समृद्धि में एक नया मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। गिरिराज मानते हैं, आज की खेती और किसानों की स्थिति में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, उसके पीछे सरकार की योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम गांव किसान में जो जानकारियां आज आपको दी गई, हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और दिलचस्प जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।